नमस्कार, आप देख रहे हैं सुदर्शन न्यूज और मैं हूं शशि तुषार शर्मा। आज हम बात करने जा रहे हैं उसी विषय पर जिसे पूरा देश असलियत में जानना चाहता है, जिसके बारे में तमाम लोग जानकारियां जुटा रहे हैं और एक के बाद एक जो जानकारियां सामने आ रही हैं वाकई में चौंकाने वाली हैं। चौंकाने वाली इसलिए भी कि किस तरीके से इस जगह पर करीब 4 से 5 हजार लोग पिछले 2 साल से रह रहे थे और समाजवादी पार्टी सरकार की तरफ से किस तरह से उन्हें शह मिल रही थी, मदद लगातार उनकी की जा रही थी। सवाल ये भी कि आखिर इसके पीछे वजह क्या थी, कौन कौन लोग इसमें शामिल थे और जिस तरीके से तमाम असहले को वहां से बरामद किया गया है, सवाल ये भी अब पूछे जाने लगे हैं कि इतने ज्यादा वेपन इन लोगों तक पहुंचाए किसने, चाहे बात AK-47 की रही हो या फिर बाकी की चीजों की, क्योंकि कहा जा रहा है कि इस तरह की चीजें भी वहां से बरामद की गई हैं। हालांकि इसकी अभी तक पुष्टि नहीं हुई है। सवाल यह है कि इसके लिए जिम्मेदार कौन है। 2 पुलिस वाले हमारे शहीद हुए हैं। SP मुकुल द्विवेदी के साथ साथ संतोष यादव भी शहीद हो गए हैं। पोस्टमार्टम रिपोर्ट से जो खुलासे हुए वो और भी ज्यादा चौंकाने वाले हैं। मुकुल द्विवेदी की जो मौत बताई जा रही है वो बताई जा रही है पीट कर ब्रेन हैमरेज से उनकी मौत हुई है। वहीं संतोष यादव के बारे में जानकारी ये है पोस्टमार्टम रिपोर्ट के हिसाब से कि उनको गोली मारकर उनकी हत्या की गई है। सवाल ये भी पूछे जा रहे हैं कि वहां पर जिस तरीके से हथियार पाए गए उन हथियारों को पहुंचाने वाला कौन था और क्या इसके बारे में राजनीतिक प्रशासन को कोई भी जानकारी नहीं थी। सवाल ये भी पूछे जा रहे हैं कि इससे पहले वहां तमाम जो अधिकारी थे प्रशासन के, जब इनके खिलाफ किसी भी तरह की कोई कार्रवाई की कोशिश करते थे तो क्यों उनको वहां से ट्रांसफर कर दिया जाता था, क्यों एक वहां पुलिस अधिकारी ने पहुंचकर इनकी लाइट को जुड़वाया। एक के बाद एक तमाम बड़ी और अहम कड़ियां खुलती जा रही हैं। अमित शाह ने तो ये तक कहा है कि अगर थोड़ी सी भी शर्मिंदगी है आंखों में मुलायम सिंह यादव के तो उन्हें तुरंत शिवपाल यादव से इस्तीफा ले लेना चाहिए, क्योंकि यूपी में अब जंगल राज साफ साफ नजर आ रहा है। इसी पर आज हम चर्चा करेंगे। तमाम रिपोर्ट्स हम आपको दिखाएंगे कि आखिर उत्तर प्रदेश में हुआ क्या है, उसके बाद क्या हुआ है, किस तरीके से जय गुरुदेव की 1200 करोड़ की संपत्ति पर कब्जा करने के लिए, उसे हथियाने के लिए कि पूरा का पूरा ये खेल रचा गया था। हमारे साथ हमारे संवाददाता भी जुड़ेंगे जो कल पल पल की अपडेट आप तक और हम तक पहुंचा रहे थे। आज हमारे साथ न्यूज रूम से होंगे। नमित के पास पहले रुक कर लेते हैं। रिपोर्ट दिखाने से पहले नमित मेरे साथ जुड़ गए हैं। नमित, अगर आप तक मेरी आवाज पहुंच पा रही है तो मेरा पहला और बड़ा सवाल ये कि अब तक क्या कुछ निकलकर सामने आया है और जिस तरीके से कल जिस करेक्शन की बात कही जा रही थी आज तो उजागर साफ साफ नजर आ रहा है। बिल्कुल सची, जिस तरीके से मथुरा के अंदर परसों जो हिंसा भड़की थी उसकी जो अब आग है वो राजनीतिक पटल पर देखी जा रही है, क्योंकि अब साफ तौर पर ये निकलकर सामने आ रहा है कि जो रामवृक्ष जो उनका अनुयायी था सत्याग्रही का, उसके पास जो 4 से 5 हजार की संख्या में जो संगठन में लोग थे उनको शय जो थी वो यूपी सरकार की तरफ से दी जा रही थी। और अब जो है इसके सबूत भी कहीं ना कहीं सामने आ रहे हैं, क्योंकि जिस तरह से आज एक मामला सामने आया है, 1.5 साल पहले जो वहां की डीएम थी बी चंद्रकला, उन्होंने वहां पर जाकर 3 से 4 महीने जो पहले जब वहां की बिजली काटी गई थी उसको उन्होंने जुड़वाया था। और केवल बी चंद्रकला की बात यहां पर नहीं कर रहे हैं हम, इससे पहले नितिन तिवारी जो थे एसएसपी, यहाँ के एसएसपी जो थे 2 साल पहले, उन्होंने भी वहां पर जाकर कई बार बिजली और पानी के कनेक्शन वहां पर जुड़वाए थे। तो कुल मिलाकर अब जो ऐसी जो खबरें सामने आ रही हैं, ऐसे सबूत सामने आ रहे हैं, जिसे साफ साफ लग रहा है कि अंदर जो जितने भी अनुयायी थे रामवृक्ष यादव के और जय गुरु बाबादेव के, कहीं ना कहीं उन्हें जो है राजनीतिक शय प्राप्त थी। और साफ तौर पर जिस तरह से आज कानपुर में एक रैली की गई थी जिसमें बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह ने साफ तौर पर जो कैबिनेट मंत्री है यूपी सरकार में शिवपाल यादव, उनका इस्तीफे की मांग कर दी और उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि जो अंदर जितने भी दंगाई बैठे थे उनको संरक्षण जो था वो शिवपाल यादव ने दिया था। नमित, यहाँ पर एक और हैरानी वाली बात यह है, समाजवादी पार्टी की सरकार को हम हमेशा से देखते रहे कि किस तरीके से राजनीतिक रोटियां हर छोटी से छोटी घटना पर ये सेकते हैं, लेकिन कल शिवपाल यादव का बयान आया कि इस तरह की घटनाओं पर राजनीति न की जाए। तो आज जिस तरीके से अमित शाह ने निशाना साधा है, इस्तीफा मांगा है, क्या इसके बाद इनकी पार्टी की तरफ से, इनकी सरकार की तरफ से कोई बयान आया है, कोई जवाब आया है? देखिए शशि, जिस तरह से हमने कल ग्राउंड जीरो रिपोर्ट दिखाई थी उसमें जो वहां के निवासी थे, वहां के लोग थे, वो खुद यूपी की प्रशासन को फेल मान रहे थे। जो LIU है, लोकल इंटेलिजेंस है, उसको पूरी तरीके से फेल माना जा रहा था। और कल जो बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष हैं केशव प्रसाद मौर्य, उन्होंने भी शिवपाल यादव का इस्तीफा मांगा था। और आज जिस तरह से खुद बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह ने इस बात को खुले मंच पर भरी सभा में कहा है, तो इससे साफ तौर पर यही है कि दाल में कुछ ना कुछ काला जरूर है, वरना यूपी सरकार की तरफ से केवल
सीएम अखिलेश यादव का बयान आता है, उसके बाद कल शिवपाल यादव का बयान ये जरूर आया था कि इस मुद्दे को राजनीति से नहीं जोड़ा जाना चाहिए। लेकिन राजनीति से कौन जोड़ रहा है, ये तस्वीर साफ इसलिए हो रही है क्योंकि कल से अभी तक जिस तरीके से 2 वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों की इस पूरी घटना में मौत हो गई है, आखिर उस पर एक्शन क्यों नहीं लिया गया, क्यों नहीं वहां के एसएसपी और डीएम को सस्पेंड किया गया? क्योंकि इससे पहले के अगर हम 2013 और 14 की बात करें तो कुछ जो वहां के डीएम और एसएसपी थे, जब उन दंगाइयों के खिलाफ एक्शन लेने वहां पर वो लोग जाते थे, जवाहर बाग इलाके को खाली कराने जाते थे, तो उनका ट्रांसफर करा दिया जाता था। तो आखिर अब उनको सस्पेंड क्यों नहीं किया जा रहा है? बहुत बड़े सवाल हैं। ये सवाल ये भी है कि जिस तरीके से वहां पर मौत को अंजाम दिया गया, जिस तरीके से एसपी और संतोष यादव की मौत हुई है, उसके लिए जिम्मेदार कौन है? क्योंकि पेरेंट्स का कहना यह है कि उन्हें किसी भी तरह का मुआवजा नहीं चाहिए, उनके बेटे को उन्हें वापस कर दिया जाए। सवाल ये भी कि किस तरीके से मिली भगत के चक्कर में 2 लोगों की जान गई, और इतना ही नहीं, कुल 27 लोग इसमें मारे गए हैं। हालांकि जानकारी ये भी है कि इन तमाम लोगों को ट्रेनिंग दी जा रही थी और पिछले 2 साल से लगातार तैयार किया जा रहा था। इस रिपोर्ट को देखिए, आगे भी और कुछ जानकारी हम आपको देंगे। मित्रों, मथुरा में जो घटना हुई है उसने उत्तर प्रदेश की नाम पूरे देश के अंदर बदनाम करने का काम किया है। कानून और व्यवस्था की परिस्थिति उत्तर प्रदेश के अंदर जिस तरह की बनाकर रखी है, मजाक बनाकर रख दिया है सूबे का। कहीं आपने सोचा है दिन दहाड़े एसपी को मार दिया जाएगा, एसएचओ को मार दिया जाएगा, 200 लोग असला बारूद बंदूकें लेकर पुलिस पर हमला करेगी और सचिवालय में बैठकर मंत्री उनका संरक्षण करेंगे, उन पर गोली नहीं चलाने देंगे। मैं कहना चाहता हूं, जरा भी शर्म बची है नेताजी में तो उन्होंने शिवपाल का इस्तीफा तुरंत दे देना चाहिए। अगर अखिलेश जी को चाचे भतीजों का ही रिश्ता रखना है तो यूपी की जनता को कह दे, आपसे हमारा कोई रिश्ता नहीं है। मथुरा के लोग जो बातें दबी जुबान में मीडिया के सामने बोल रहे थे, उसे बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह ने सरेआम कह दिया है। डीएम एसएसपी अंडर प्रेशर थे, शासन के अंडर प्रेशर काम कर रहे थे, उनकी शिकायतों कोई संज्ञान नहीं लेता था। आम पब्लिक को जब कभी ये रोड पर निकल आते थे डंडे लेके किसी को पीटना, तहसील में मारपीट, वकीलों से मारपीट, और जिसमें तमाम पुलिस प्रशासन को भी पीटा गया कई बार। 2 साल में 20 बार घटनाएं हुई पुलिस प्रशासन के साथ। सत्याग्रहों के जो लीडर थे कब्जाधारियों के, रामवृक्ष यादव, वो अभी भी फरार बताए जा रहे हैं। क्या गुरुदेव में गए? जय गुरुदेव में चले गए। जय गुरुदेव रोड। अच्छा, जय गुरुदेव के आश्रम में आप लोग बता रहे हैं कि वहाँ पर छिपे हुए हैं, क्या पुलिस ने वहाँ का सर्च ऑपरेशन नहीं किया अभी तक? मैं ही घुस रहे हैं। मथुरा का रामवृक्ष यादव समाजवादी पार्टी के कद्दावर घराने का बोया हुआ ही है। अमित शाह ने मुलायम सिंह यादव और सीएम अखिलेश यादव से चाचा शिवपाल यादव के इस्तीफे की मांग कर डाली है। जो उन्होंने बयान दिया है, हम तो हमेशा कब्जा करने वालों के खिलाफ हमेशा हमने बोला है, कब्जा के खिलाफ हमेशा हम रहे हैं, कब्जा करने वालों के खिलाफ। अब मथुरा कांड के रहस्य से पर्दा प्याज के छिलकों की तरह उतर रहा है। आरोप है कि मथुरा में पुलिस पर खुलेआम हमला करने वाले रामवृक्ष यादव को जय गुरुदेव मंदिर से निकाल दिया गया था, क्योंकि उसकी नजर मंदिर समेत उसकी हजारों करोड़ की संपत्ति पर थी। इसके बाद रामवृक्ष को सियासी पनाह के जरिए मथुरा के जवाहर बाग से ठिकाना दिया गया। हजारों लोगों की फौज बनाई गई, खतरनाक हथियार मुहैया कराए गए। यादव के कब्जे को जवाहर बाग से उखाड़ने में प्रशासन को रोका गया और आखिर में 2 जाबाज पुलिस अधिकारियों को इस साजिश में अपनी जान गंवानी पड़ी। सूत्रों के मुताबिक अब यूपी सरकार रामवृक्ष यादव को मृत घोषित करने की तैयारी कर चुकी है। जवाहर बाग में हुए अग्निकांड के दौरान दर्जनों लोगों की जलने से मौत हो गई थी। इन्हीं में से एक डेड बॉडी को रामवृक्ष का नाम दिया जा सकता है, क्योंकि इस पूरी कवायद में सत्ता के शिखर से पूरा संरक्षण हासिल है। इसलिए अगर जांच की मांग उठती भी है तो आराम से मामला निपटाया जा सकता है। आरोप है कि सरकार ने खुद ही पुलिस अधिकारियों के हत्यारों रामवृक्ष को गायब कर दिया है। वहीं दूसरी तरफ ताव में आकर सरकार ने आगरा के कमिश्नर प्रदीप भटनागर को पूरे मामले का जांच अधिकारी नियुक्त किया था।
लेकिन 12 घंटे के भीतर ही ईमानदार अफसर से जांच लेकर अलीगढ़ कमिश्नर चंद्रकांत को सौंप दी गई। आखिर अखिलेश सरकार ये सब किस लिए कर रही है, किसको बचाने के लिए कर रही है? शहीद एसपी मुकुल द्विवेदी के मां बाप ने एसएसपी और डीएम पर अपने बेटे की हत्या का आरोप लगाया है। लिहाजा सरकार की तरफ से कुछ वक्त के लिए एसएसपी, डीएम, डीआईजी, आईजी को सस्पेंड करने का रिवाज निभाने के भी संकेत हैं। ये जग जाहिर है कि सीएम के चाचा और यूपी सरकार के कैबिनेट मिनिस्टर शिवपाल यादव का जय गुरुदेव मंदिर से पुराना नाता रहा है और मंदिर का ताल्लुक हजारों करोड़ की संपत्ति से है। लिहाजा ये पूरा कांड सत्ता, संत और संपत्ति के गठजोड़ ने रचा है। इतने बड़े पैमाने पर हुआ पूरा खेल अब न्याय के अंजाम तक पहुंच पाएगा या फिर दूसरी खूनी वारदातों की तरह महज एक तारीख बनकर रह जाएगा? सुदर्शन न्यूज के लिए ब्यूरो रिपोर्ट के साथ सुनील धनखड़। एक छोटे से ब्रेक लिए हमें रुकना होगा। ब्रेक के बाद हम आपको दिखाएंगे कि किस तरीके से 2 डीएम और 3 एसएसपी ने पूरा एड़ी चोटी का जोर लगा दिया, लेकिन इस जगह को खाली नहीं करा पाए थे। किस तरीके से उनका तबादला कर दिया गया, दिखाएंगे आपको एक छोटे से ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। हम बात करें जवाहर बाग की, जहां हालात अभी काबू में हैं, लेकिन सवाल ये पूछा जा रहा है कि इन हालातों को बेकाबू करने में आखिर किसकी शह थी, किसकी छत्र छाया में ये तमाम लोग काम कर रहे थे। 2 साल से जिस तरीके से लगभग 280 एकड़ जमीन पर रामवृक्ष यादव और उसके तमाम चाहने वालों ने पूरा डेरा डाला हुआ था, हथियारों से लैस थे ये लोग, ट्रेनिंग यहाँ चल रही थी, क्या प्रशासन को कोई भी जानकारी नहीं थी? अगर प्रशासन इस तरह की दलीलें देता है तो ये पूरी तरह से झूठ है, क्योंकि प्रशासन को पूरी जानकारी थी और पूरी कोशिश की गई थी यहां पहुंचने वाले डीएम और एसएसपी की तरफ से कि इसे यहां से खाली करा लिया जाए। रिपोर्ट्स बता रही हैं, सूत्र बता रहे हैं कि 2 डीएम और 3 एसएसपी ऐसे रहे जिन्होंने एड़ी चोटी का जोर लगा दिया इस जगह को खाली कराने के लिए। लेकिन जैसे ही वो अपने तमाम आला नेताओं को और प्रशासनिक अधिकारियों को लेटर लिखते कि उन्हें ज़्यादा फोर्स चाहिए, इस जगह को वो खाली करा सकते हैं, ये यहाँ स्थिति भयावह हो सकती है, तभी उनका तबादला कर दिया जाता। अब अंदाज़ा लगाइए कि इसके पीछे आखिर होगा कौन। मथुरा के जवाहर बाग में पिछले 2 साल से रामवृक्ष ने 3000 लोगों के साथ कब्जा कर रखा था। इन 2 सालों में वहां के 2 डीएम और 3 एसएसपी ने अपनी पूरी ताकत लगा दी, फिर भी वे सभी जवाहर बाग में रामवृक्ष को हटाने में कामयाब नहीं हुए। सूत्रों के मुताबिक रामवृक्ष यादव के तेवर देख तत्कालीन डीएम विशाल चौहान ने तत्कालीन सिटी मजिस्ट्रेट हेम सिंह और तब के एसएचओ सदर प्रदीप पांडे को कब्जा हटवाने जवाहर बाग भेजा। रामवृक्ष के गुंडों ने फोर्स और अफसरों को बंधक बना लिया। यही नहीं, सिटी मजिस्ट्रेट और एसओ सदर की पिटाई तक की गई, जिसमें वो घायल हो गए थे। इसके तुरंत बाद डीएम और एसएसपी अखिलेश मीणा का ट्रांसफर कर दिया गया। इसके बाद प्रदेश सरकार ने उनकी जगह ईमानदार आईएएस अधिकारी चंद्रकला को डीएम और नितिन तिवारी को मथुरा का नया एसएसपी बनाया। साल 2015 में रामवृक्ष के गुंडों ने एक बार फिर से उद्यान विभाग के कर्मचारियों को बुरी तरह पीटा। इस घटना के बाद तत्कालीन डीएम चंद्रकला और एसएसपी के आदेश पर एसपी सिटी मनोज सोनकर, सीओ सिटी अनिल कुमार यादव जवाहर बाग गए। बाग में घुसते ही अफसरों को रामवृक्ष के गुंडों ने घेर लिया और कोतवाल कुंवर सिंह यादव की। इस दौरान रामवृक्ष के गुंडों ने मीडिया कर्मियों को भी पीटा था। सूत्रों के मुताबिक इस घटना के बाद तत्कालीन डीएम चंद्रकला ने 15 फरवरी 2015 को प्रमुख सचिव गृह को लेटर लिखा। इसमें जवाहर बाग में कब्जा जमाए लोगों की संख्या करीब 5 से 6000 बताने के साथ ही उनके पास असलहे होने की बात भी बताई गई थी, लेकिन इस पर शासन ने गंभीरता नहीं दिखाई। इसके बाद ईमानदार आईएएस और तत्कालीन डीएम चंद्रकला और एसएसपी नितिन तिवारी का ट्रांसफर कर दिया गया। इसके बाद मथुरा में डीएम राजेश कुमार और एसएसपी मंजिल सैनी की तैनाती हुई। जिले में नए अफसरों की तैनाती के तुरंत बाद जवाहर बाग में फिर से उद्यान कर्मियों की जबरदस्त पिटाई हुई। इस पर कड़ा एक्शन लेते हुए तत्कालीन एसएसपी मंजिल सैनी ने रामवृक्ष यादव के 3 गुर्गों को पकड़कर मुकदमा दर्ज किया और जेल भेज दिया। साथ ही उन्होंने जवाहर बाग खाली करवाने के लिए एडीजी लॉ एंड ऑर्डर से पुलिस फोर्स मांगी। इसके बाद अचानक ही ईमानदार आईपीएस मंजिल सैनी का ट्रांसफर हो गया और उनकी जगह राकेश सिंह एसएसपी बने।
मीडिया खबरों के मुताबिक रामवृक्ष यादव के गुर्गे जब मथुरा शहर में भी उत्पात मचाने लगे तो बार एसोसिएशन के पूर्व अध्यक्ष विजय पाल तोमर ने 20 मई 2015 को हाईकोर्ट में याचिका दायर की। इसके बाद हाईकोर्ट ने जवाहर बाग खाली करवाने का आदेश दिया। इसके बाद रामवृक्ष के खिलाफ कई बार कार्रवाई की तैयारी की गई, लेकिन सपोर्ट नहीं मिला। आखिरकार मथुरा एसएसपी ने पुलिस का भय दिखाकर जवाहर बाग खाली करने के लिए रामवृक्ष को 2 महीने का समय दिया, लेकिन अपने आकाओं के दम पर रामवृक्ष यादव जवाहर बाग में तब तक डटा रहा जब तक कि वहां खूनी संघर्ष नहीं हुआ। नहीं चाहिए मुझे, मेरा बेटा चाहिए। अब लाके दे डीजीपी साहब, मेरा बेटा। सुदर्शन न्यूज के लिए ब्यूरो रिपोर्ट के साथ कुमार मयंक। और इस पर ज्यादा चर्चा कर रहे हैं हम मेरे सहयोगी नमित के साथ, लगातार बने हुए हमारे साथ न्यूज रूम से। नमित, जानना ये चाहेंगे, जिस तरीके से मां बिलखती हुई नजर आ रही हैं, पेरेंट्स इतने परेशान थे, क्योंकि हमने सिर्फ मुकुल द्विवेदी के पेरेंट्स को देखा, वहां पर 27 लोग मारे गए हैं कुल। इसके लिए दोषी कौन, एक बड़ा सवाल ये तो है ही। साथ ही साथ जिस तरीके से मांग उनकी तरफ से की गई है कि डीजीपी और एसएसपी की वजह से उन्होंने अपने बेटे को खोया है, क्या उनके खिलाफ भी कोई एक्शन लिया जाएगा? देखिए, फिलहाल अगर ये जो हमारे सवाल हैं, मीडिया कर्मियों के सवाल हैं, ये अभी पोटली में ही बंद है। इनकी जवाब देने के लिए यूपी सरकार की तरफ से कोई भी नुमाइंदा सामने नहीं आ रहा है। और दूसरा सवाल शशि यहाँ पर ये खड़ा हो रहा है कि आज जो रिपोर्ट्स आई हैं, जो यहाँ के एसपी थे मुकुल द्विवेदी, उनकी पोस्टमार्टम रिपोर्ट आई है और उसमें एक खुलासा किया गया है कि मुकुल द्विवेदी की जो मौत है वो गोली लगने से नहीं बल्कि डंडों से पीटने के द्वारा हुई है। लेकिन यहाँ पर एक दूसरी रिपोर्ट ये भी आ रही है कि जब एसओ संतोष कुमार और एसपी सिटी मुकुल द्विवेदी जब पूरी फोर्स लेकर जवाहर बाग के गेट पर पहुंचे थे, तब पहले उन्होंने पहली दीवार तोड़ी थी। उसके बाद दूसरी तरफ से जब दंगाइयों ने पेड़ों के ऊपर जो चढ़े हुए थे उन्होंने फायरिंग की। उस वक्त 15 मिनट तक पीछे प्रशासन की तरफ से फोर्स को फायरिंग का आदेश भी नहीं दिया गया था। तो यहां पर आप देख सकते हैं कि 15 मिनट तक जो पुलिस बल के जवान थे वो दंगाइयों से महज लाठी डंडों से ही निमटते रहे। 15 मिनट के बाद प्रशासन की तरफ से फायरिंग का आदेश जो था वो फोर्स को दिया गया। तो आप समझ सकते हैं कि प्रशासन की जो चूक है वो कितनी बड़ी चूक है। और अगर जिस तरह से हमने अभी रिपोर्ट दिखाई थी, एसएसपी नितिन तिवारी की बात कर ली जाए, मंजिल सैनी की बात कर ली जाए, ये ऐसे बड़े अधिकारी थे जिन्होंने जवाहर बाग को खाली कराने के लिए अपनी पुरजोर कोशिश जरूर की थी। गेट तक भी गए थे कई बार फोर्स लेकर, लेकिन जब पीछे से ही प्रशासन की तरफ से कोई आदेश नहीं आया तो ये भी फिर हाथ पे हाथ धरे बैठे रहे। इनकी तरफ से पुरजोर कोशिश थी, वो भी नाकाम साबित हुई। लेकिन अब यहां पर सवाल यह है, क्योंकि सारा का सारा जो मामला है अब वो खुलकर सामने आ गया है, क्या अब एसएसपी और डीएम पर कोई कार्रवाई हो पाती है, या फिर जो यूपी सरकार के कैबिनेट मंत्री है जिन पर लगातार आरोप लग रहा है, क्या वो इस्तीफा देंगे या फिर यूपी सरकार उन पर इस्तीफा देने का दबाव बनाएगी? ये तमाम ऐसे सवाल हैं जिनकी जवाबदेही जो है वो यूपी के सीएम अखिलेश यादव की जरूर बनती है। लेकिन अभी तक जो रिएक्शंस देख रहे हैं ना यूपी सरकार के और प्रशासन के, जो कार्रवाई हम देख रहे हैं, उससे लगता नहीं कि कोई भी बड़ा कदम यहां से उठाया जाएगा, चाहे इस्तीफे की बात हो चाहे सीबीआई जांच की बात हो। सवाल अब ये भी पूछा जा रहा है कि अगर यहां किसी भी तरह का कोई घालमेल नहीं था, किसी भी तरह से शय प्राप्त नहीं थी इन लोगों को, तो सीबीआई जांच क्यों नहीं मांग की जा रही? बिल्कुल सचिन, जिस तरह से कल जो बीजेपी की तरफ से श्रीकांत शर्मा ने भी सीबीआई की जांच की, आज अमित शाह थे, उन्होंने भी सीबीआई की मांग की है। लेकिन यहां पर यह देखने वाली बात है, क्योंकि जिस तरह मेरे साथ योगी आदित्यनाथ जुड़ गए हैं, जरा उनसे मैं बात करूंगी। योगी आदित्यनाथ जी, मेरा पहला सवाल ये कि इसके बाद क्या? देखिए, उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था की स्थिति ध्वस्त हो चुकी है जी। मथुरा की घटना ने इस बात को साबित किया है। आश्चर्यजनक है कि मथुरा की घटना उत्तर प्रदेश के सत्ता का संघर्ष भी प्रदर्शित करता है, क्योंकि एक तरफ मुख्यमंत्री प्रशासनिक विफलता कहते हैं, दूसरी तरफ उनको ये भी मालूम है कि जो वहां पर सत्याग्रहियों के नाम पर उपद्रवी थे, वे सारे के सारे लोगों को सत्ताधारी दल के एक वरिष्ठ नेता का और इनके सीनियर मंत्री का प्रश्रय प्राप्त था जी। यानी ये लोग चित भी मेरा पट भी मेरा उसको वहां पर चरितार्थ कर रहे थे। इस व्यापक हिंसा के लिए समाजवादी पार्टी पूरी तरह दोषी है और मुझे लगता है इस सरकार को कोई नैतिक अधिकार नहीं उत्तर प्रदेश में शासन करने का। योगी आदित्यनाथ जी, लेकिन इसके बाद बीजेपी क्या करेगी? क्योंकि अमित शाह की तरफ से भी कहा गया है कि इस्तीफा देना चाहिए शिवपाल यादव को, वहां पर सवाल सीबीआई जांच को लेकर भी उठाए जा रहे हैं। लेकिन मेरा सवाल ये है कि जिस तरीके से तमाम घटनाएं एक के बाद एक जुड़ रही हैं, जो परतें खुल रही हैं, वो बहुत साफ साफ दिखाती हैं कि समाजवादी पार्टी पूरी तरह से इन पूरे मामले में संलिप्त थी। बीजेपी का और खास तौर से आपका अगला कदम क्या होगा?
देखिए, हम लोग तो आंदोलन कर ही रहे हैं। 6 तारीख को पूरे प्रदेश के अंदर हम लोग इस मामले को लेकर के प्रदर्शन करेंगे जी। एक। दूसरा ये, हम लोग चाहेंगे कि इस मामले की सीबीआई जांच हो जाए या किसी सिटिंग जज से इसकी जांच करवा दी जाए। दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा। क्योंकि अगर समाजवादी पार्टी के लोग इस बात से मुकर रहे हैं तो हमें कह रहे हैं कि जांच होनी चाहिए। एक साथ 28 लोग मारे जा रहे हैं। बिल्कुल उत्तर प्रदेश को इन लोगों ने जो है एक यानी कुरुक्षेत्र बना दिया है। एक परिवार विशेष पूरे प्रदेश को लूट रहा है। पूरे प्रदेश में अराजकता फैलाई हुई है इन लोगों ने। तो इस प्रकार, और ये तो मथुरा की घटना एक सामने आ गई है। मुझे लगता है हर जनपद में इन्होंने ऐसी स्थितियां पैदा कर रखी हैं। लेकिन आपको लगता है कि सीबीआई जांच वहां से रेफर की जाएगी? क्योंकि साफ साफ अखिलेश यादव ने मना कर दिया इस चीज के लिए भी। ये इसलिए नहीं करेंगे क्योंकि इनके अंदर वो चोर छुपा हुआ है, इसलिए लोग नहीं सीबीआई जांच होने देंगे। लेकिन न्यायपालिका है ना, इसमें न्यायपालिका भी हमारे सामने है और आवश्यकता पड़ेगी तो पीआईएल दाखिल होंगे कोर्ट में और इस पूरे प्रकरण की जांच सीबीआई या कोई सिटिंग जज, हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट का कोई सिटिंग जज इसकी जांच करे, इसकी मांग होगी। आप बने रहे योगी आदित्यनाथ जी। मेरे साथ इस वक्त विजयपाल तोमर जुड़ गए हैं, जिन्होंने इस पूरे मामले को कोर्ट लेकर गए थे, केस किया था। विजयपाल तोमर जी, सबसे पहले मैं जानना चाहूंगी आपके पास अब इस खबर से रिलेटेड क्या जानकारी है, क्योंकि अलग अलग तरह की इन्फॉर्मेशन अभी भी है रामवृक्ष यादव के बारे में, और किस तरह से ये मामला शुरू हुआ जिसमें हमेशा प्रशासन के चाहते हुए भी असफलता उनके हाथ लगी। ये 2014 में यहाँ पे आए थे, केवल 2 दिन का एजिटेशन था। इन्होंने आके अराजकता फैलाई, सिटी मजिस्ट्रेट को पीट, कभी सीओ को पीट, कभी पुलिस वालों को पीट और आम पब्लिक से भी बदतमीजी शुरू की। तब मैंने पहले डीएम एसएसपी साहब से मिला, फिर पीआईएल दाखिल की और पीआईएल दाखिल में आदेश हुआ 20 मई 2015 को कि इनको यहाँ से निकाल दिया जाए और बाग को खाली करा लिया जाए। लेकिन उस समय प्रधानी के और जिला पंचायत के चुनाव चल रहे थे तो पूरा फोर्स नहीं मिल पाई। फिर 22 जनवरी 2016 को मैंने कंटेम्प्ट दाखिल किया। कंटेम्प्ट के बाद डीएम साहब ने वहाँ पे काउंटर दाखिल किया, उसमें जितनी फोर्स मांगी गई थी उससे चौथाई फोर्स भी 1/10 फोर्स भी इनको नहीं दी गई। यानी साफ साफ मंशा क्या थी सरकार की, तमाम चीजें दिखाती हैं। तमाम मेहमानों का आपका बहुत बहुत शुक्रिया। योगी आदित्यनाथ हमारे साथ थे, विजयपाल तोमर हमारे साथ थे, नमित त्यागी हमारे संवाददाता हमारे साथ थे। सवाल अब ये है कि जिस तरीके से परत दर परत तमाम चीजें खुल रही हैं, तह के बाद तमाम चीजें सामने आ रही हैं, सच सामने आ रहे हैं, वाकई में बड़ा मुश्किल होने जा रहा है समाजवादी पार्टी के लिए अपने आप को दोबारा से वहां साबित करना कि इसमें उसका हाथ नहीं था। जिस तरीके से लगातार कहा जा रहा है कि 1200 करोड़ की संपत्ति पे किसी तरह से उस पर हथियाया जाए उसे, पूरा का पूरा मामला सिर्फ उसी से जुड़ा हुआ है। सवाल ये भी कि क्या इस पूरे मामले में सीबीआई जांच की मांग सरकार की तरफ से की जाएगी, तमाम चीजें सच सामने आ पाएगा। इसी के साथ हमारी इस खास पेशकश में बस इतना ही। जय हिंद।